मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को और आपके सभी दर्शकों को बलराज कुंडू की राम राम। और आज आप सबके समक्ष हाजिर होने का मेरा उद्देश्य है कि हमारा विधानसभा का सत्र कल समापन हुआ है और उसमें जिस प्रकार की कार्यशैली और मुद्दे रहे हैं वो आप सबके सामने आपने बखूबी उसको देखा और लोगों को दिखाया है। लेकिन बड़ा दुख होता है, एक 2 से 2.5 लाख लोग एक अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में भेजते हैं जो उनकी आवाज उठा सके, उनके हकों की के लिए वो विधानसभा में सरकार को सचेत और जगाने का काम कर सके। लेकिन जिस प्रकार से एक विधायक को कितना एक नाममात्र सा समय मिलता है वहां बोलने के लिए, जिसमें वो क्या तो अपनी डिमांड बता सकता है सरकार को और क्या उनके मुद्दों को उठा सकता है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इतने महत्वपूर्ण इश्यूज थे जिनका कॉलिंग मोशन मैंने भी 12 लगाए थे, दूसरे विपक्ष के द्वारा भी, अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा भी वो लगाए थे। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में उनको रिजेक्ट कर दिया, ऐसे जवलत मुद्दे जिन पे विधानसभा के अंदर खुलकर खुले मंच उस पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार को जवाब देना बनता है, उसको किस प्रकार के दबाकर उसको रिजेक्ट करने का काम विधानसभा में होता है, इसको देखकर बड़ा मन दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ है। जिस लोकतांत्रिक ढांचे की हम बात करते हैं, जिस लोकतंत्र डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। जिस प्रकार आपने देखा कि एचपीएससी का कितना बड़ा एक घोटाला, कितना बड़ा एक खेल, करोड़ों रुपए का ऑफिस के अंदर लेन देन, और मैं उसके लिए बधाई देता हूं शत्रुजीत कपूर की टीम को जिन्होंने उस पर एक्शन लेने का काम किया। लेकिन उस एक्शन के बाद जो उसकी रिएक्शन हुई वो बड़ी चिंता का कारण है। उस जांच के अंदर जो शुरुआत में एक्शन लिया था और उसका जो मोड़ जिस तरफ जाना चाहिए था वो एकदम से ठंडा होता नजर आया। ये सब पूरे प्रदेश के और आप सब मीडिया के साथियों के सामने जिस प्रकार से विधानसभा में हुड्डा साहब ने उस चैट का जिक्र किया, जिसमें खुलेआम आप सबको पता है उसमें किसका नाम उजागर हुआ, एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी का नाम उस चैट में आया। और वो चैट जिसके द्वारा की जा रही थी वो आप सब जानते हैं, वो डायरेक्ट एचपीएससी के चेयरमैन के साथ में उसकी हुड्डा साहब ने जो की थी। लेकिन एक मजाक बनाकर उसको किस प्रकार से दबा दिया, एक शेरो शायरी के दौर में उसको खत्म कर दिया, जो इस प्रदेश के युवाओं के, इस प्रदेश के बच्चों के साथ में खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। आप सब पूरा प्रदेश जानता है, एक बहुत बड़ा सवाल मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर मेरा नहीं, ये पूरे प्रदेश का है। जिस प्रकार से आलोक वर्मा जी उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट देकर इस पद पर बैठाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल के दायरे में है। क्या इस पूरे हरियाणा प्रदेश में इतने पढ़े लिखे पीएचडी हाई क्वालिफाइड लोग हैं, संगठन के अंदर भी बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं जो इस प्रदेश से संबंधित रखते हैं, लेकिन किसी को इस काबिल नहीं समझा गया कि वो यहाँ बैठकर वो करे। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा के अंदर इन सवालों को ऊपर महज एक दिखावा बनकर, और आप सबका भी मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी ताकत आज जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल की आज एक आम जनता के लिए है, अब की बार तो उसका भी हनन करके उसके ऊपर बैन लगाने का काम किया, उसको दिखाना नहीं गया। और ये विपक्ष का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। विपक्ष की जो सरकार बैठी, विपक्ष के जो लोग बैठे हैं, वो इस बात के ऊपर उन्होंने विधानसभा के अंदर चर्चा मात्र तक नहीं की। कहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये अनेकों मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के लोगों को बहुत गहरी चिंता की जरूरत है, क्योंकि सरकार अब चिंता नहीं करे तो लोगों को उस बात की चिंता करनी होगी, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी। आगे आने वाले समय में उन्होंने किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि और सरकार चुनने का काम करना है। मैं हर रोज आए दिनों, आपने देखा पिछले दिनों इलेक्ट्रिकल एसडीओ की भर्ती हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि बाहरी लोगों को उसके अंदर एसडीओ चुना गया है। अब अनेकों जो भर्तियां हुई हैं, पुलिस की, कांस्टेबल की हो या एसआई की भर्ती हो, इसमें एक मुद्दा उठा कि जिसमें बाहरी लोगों की संख्या हर भर्ती के अंदर बढ़ती जा रही है। मैं आप सबके सामने एक बात उजागर करना चाहता हूं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मैं बताता हूं। पहले जो भी क्वेश्चन पेपर आता था उसके अंदर 25 से 30% जो सवाल होते थे वो हरियाणा प्रदेश के ऊपर होते थे, हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड होते थे, हरियाणा प्रदेश के लोगों से रिलेटेड होते थे। अब उन सबको खत्म कर दिया गया है। जब हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड कोई सवाल क्वेश्चन आते थे तो हरियाणा प्रदेश के बच्चे उसको बखूबी जानते और उसको हल करने में सक्षम थे। लेकिन अब उनको खत्म करने से बाहर से प्रदेशों से आए युवाओं जो हमारे बच्चों को पिछाड़कर आगे निकलने का काम करें, जिससे हमारे युवा कम हो रहे हैं, बाहर की जो बच्चों की सिलेक्शन जो है ना वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस प्रदेश की सरकार, जिसको हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के युवाओं ने वोट देकर चुनकर यहां भेजने का काम किया है, आज वो सरकार दूसरे प्रदेशों को, बच्चों को यहां नौकरी देने का काम किया। पहले ही नौकरियां इतनी कम कर दी हैं और उसमें कम नौकरियों में भी जो है ना इनका हक छीनकर दूसरे प्रदेशों में बांटा जा रहा है। तो ये कितना बड़ा अन्याय इस प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है, ये जानने और पहचानने की जरूरत है। ये इस प्रदेश के युवा को जागना होगा। और जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे इस प्रदेश की सरकार और गठबंधन के साथी इस प्रदेश में करते रहे हैं, वो सब आपके सामने है। जिस प्रकार का खेल, जो बड़ी बड़ी बातें अपने मैनिफेस्टो में गठबंधन के सहयोगी करते थे, आज वो इस बात पे चुप बैठे हैं। एचपीएससी के अंदर जो है ना इतने बड़े बड़े जो है ना करोड़ों रुपए का घोटाले और रिश्वत चल रही है, उस पे वो गठबंधन के जो उनके जो नेता थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते, युवाओं में जाकर अपने आप को उन युवाओं का नेता बताते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, किसी आवाज को नहीं उठा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस बात के लिए कि ऐसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर भरने के लिए लोगों को बरगलाकर वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन जब वास्तव में इस प्रदेश के युवाओं के हकों के साथ कुठाराघात सरकार करती है तो वो मौनी बाबा बनके चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको माल खाना है। आज वो क्या कर रहे हैं, इस चिंता का विषय है। वो अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बात करके आए थे, इसमें वृद्धा पेंशन जो है वो 5100 रुपए करेंगे। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के युवाओं, इस प्रदेश के वृद्धों की जो वृद्धा पेंशन थी, बुढ़ापा पेंशन थी, उसको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। आज 2 लाख रुपए का क्राइटेरिया बनाकर, आज 2 लाख रुपए में क्या होता है, क्रिमिनल लेबर भी 6 लाख रुपए की है। और जब चौधरी देवीलाल ने इस पेंशन को लागू किया था उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये बुढ़ापा सम्मान योजना करके जो है ना इस पेंशन को लागू किया था, आज उसमें तरह तरह की कंडीशनें कर अब अक्टूबर नवंबर 20,995 पेंशनें काट दी गई हैं, जो हर महीने जिसका सिलसिलेवार शुरुआत होगी। आने वाले टाइम में ये होगा, जो भाजपा के गठबंधन के सहयोगी जो पेंशन को घर देने की बात करते थे, घर घर पहुंचाने और 5100 रुपए देने करती थी, आज प्रदेश का जो है ना बुजुर्ग गांव में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रही और उसकी पेंशन को खत्म करने का काम सरकार कर रही है, लेकिन वो चुप बैठा है। अभी पिछले दिनों झज्जर में हुई रैली में
उन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए थे कि हमने 40% अचीवमेंट कर दी। मेरे पास मैनिफेस्टो है, मैं देख रहा था उस जजपा का, तो उसके अंदर जिस प्रकार का उस मैनिफेस्टो में देखकर मुझे ये लगा कि इस मैनिफेस्टो में जो चीज उन्होंने वादे किए थे उसमें तो कहीं उनकी चिंता नहीं है। हाँ, जो एजेंडा लेकर वो सरकार में शामिल हुए थे उसमें 2 साल बीतने के बाद वो 40% उसको जरूर रिकवर कर चुके हैं। वो जो एजेंडा, जो माल खाने का एजेंडा, जो अपने घर भरने का एजेंडा उनका है, वो 2 साल में 40% जरूर कवर कर लिया और 3 साल में 60% को और कवर कर लेंगे। इस बात से मुनकी से मैं सहमत हूं। लेकिन ये चीज इस प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश को, लोगों को इस बात को समझना होगा, ये अंधभक्ति का खेल छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी होगी। इसलिए मैंने आपको याद किया है। आज विधानसभा के अंदर एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए। हर मुद्दे के ऊपर जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसके ऊपर वो विपक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर एक चर्चा करे और उसमें जो सही चीज निर्णय उस बात को विपक्ष मजबूती के साथ सरकार को मनवाने का काम करे। लेकिन जिस प्रकार का खेल विधानसभा में देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक चूहे बिल्ली के खेल के अलावा कुछ नहीं है, सिवाय टीवी चैनलों में दिखने के लिए, अखबार में छपने की मात्र से, उसके अलावा उनको प्रदेश के लोगों की, प्रदेश की भलाई की, प्रदेश के विकास की कोई चिंता मुझे नजर नहीं आती। इसमें वहां बोलने का समय ना देकर बड़ा हाथ था। आपने देखा होगा 2 दिन तक मैं उठ के चिल्लाता रहा 0 ओवर के अंदर, लेकिन उनको पता था मुझे चारों तरफ से घेर के जो है प्रेशर टाइम ना देना अपने आप में इस बात को, क्योंकि मैं निष्पक्षता से और पूरी शिद्दत के साथ में इस प्रदेश के अपने हल्के के जो है ना आवाज उठाता हूँ। युवा, बेरोजगार, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी की आवाज उठाता हूँ, लेकिन उसको कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। और मैं तो हैरान हूँ। आपने देखा होगा वो एक बच्चों में क्रीमी लेयर की जो जिनको बच्चों को नौकरी नहीं मिली उसकी 5% 10% जो देते हैं, वो मेरे महम हल्के की एक लड़की का मुद्दा मैंने उठाया था और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको यस किया था, अगर ये ऐसी कोई गलती हो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। लेकिन कल वो लड़की जब वहां HSC के चेयरमैन से मिली तो उसको बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया गया कि ये पॉलिसी में जब इसमें लागू नहीं हो सकती, आगे कोई पॉलिसी में सुधार होके आएगा तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस बेचारी की जो है नौकरी जो है ना डिजर्व करते हुए उसको जो है ना नहीं मिलने जा रही है। तो जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पे बातें होती है, वहां हाँ भरते हैं, सभी मीडिया के कैमरे लगे होते हैं, लाइव चलता है, उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, वहां की गई बातों को भी इंप्लीमेंट ना करना कितना बड़ा इस बात को दर्शाता है कि ये आने वाले समय में इस प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में नजर आता है। वहां सिर्फ जुमलेबाजी बातों के अलावा मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिसमें प्रदेश का भविष्य, प्रदेश का विकास के एजेंडे के लिए वहां सीरियसनेस कोई नजर आती है। सिर्फ बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करना, ईमानदारी के ढोल पीटना, विकास की बातें करना, ये महज एक जुमले के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस बात से मैं बहुत आहत और दुखी हूं। और मुझे तो इस बात का दुख है कि आज पेंशनें, कर्मचारियों की पेंशनें खत्म कर दी, बुढ़ापा पेंशन को खत्म किया जा रहा है और एक जनप्रतिनिधि चाहे वो मात्र 1 दिन के लिए विधानसभा में सत्र ले या लोकसभा में ले, उसकी पेंशन भत्ता ताउम्र जारी रहता है। शर्म नहीं आती विधानसभा लोकसभा में बैठे इन लोगों को? अगर जो लोग उनको चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं उनकी पेंशनें, उन बुजुर्गों की पेंशनें खत्म कर रहे हो आप। यहाँ पॉलिसी और कानून बनाकर आप जो है ना कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर रहे हो, उस बात की कोई फिक्र नहीं करता। आज जो है ना हाई लेवल के जो क्लास 1 और 2 की नौकरियों में जो है ना 60 साल की उम्र की जा रही है। एक कर्मचारी जो बेसिक नीतियों को लागू करने के लिए काम करता है उसकी उम्र को, बल्कि उसको प्री रिटायरमेंट की भी पॉलिसी जो है करके उसको बाहर कर किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सरकार इतनी चिंतित है कि इनसे नुकसान, तो सबसे पहले ये नेताओं को विधानसभा में MLAs की पेंशन को खत्म करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए कोर्ट में जाऊंगा आने वाले बजट सत्र में। अब ये मेरा सवाल था जो नहीं लग पाया, अगर ये बजट सत्र में मैं उठाऊंगा और इस पे सरकार एक्शन नहीं लेती है तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। और ये जो कर्मचारी जो 35-35, 30-30 साल अपने जिंदगी के सरकारी उसमें
खर्च करके और इस प्रदेश की नीति और विकासों को लागू करने के लिए अपना पूरा जीवन देता है, उसकी पेंशन क्यों बंद है? तो मैं आप सबका धन्यवाद आभार करता हूं कि आपने आज यहाँ समय दिया और ये मुद्दे, उसके अलावा आपका कोई मेरे से सवाल पूछना चाहते हो तो मैं। आप कह रहे हो कि पूरा समय नहीं है अपने जी बात रखने का, क्या थे आपके मुद्दे और इससे अलग? ये तो मेरे तो 12 कॉलिंग अटेंशन थे जो मैंने बताया, मैं मोटी मोटी बातें, ये सारे उनके क्वेश्चन लगाए हुए हैं। मैंने करीबन 22 क्वेश्चन, जो सवाल इतने इम्पोर्टेंट सवाल थे जिनको मात्र मेरे 2 सवाल लगाए गए हैं। महम हल्के को लेकर आपके क्या क्या सवाल लगे? महम हल्के को लेकर मैंने पहले उसमें बताया था, मेरा हॉस्पिटल की बहुत बड़ी जो पहले दिन से जो डिमांड है मेरी हॉस्पिटल की, गर्ल्स कॉलेज की जो पहले दिन की डिमांड है मेरी, उसके अंदर महम हल्के के अंदर पीने के पानी की जर्जर हालत है, जो बड़े बड़े दावे सरकार करती रही है। ये मुझे बोलने का पहले जो 17 तारीख को मिला था, मैंने ये मुद्दे विधानसभा में उठाए थे, आपने देखा हुआ। उसके अलावा महम के अंदर जो बस स्टैंड है, जो बगैर उसके जो है बना दिया गया, जो आज इसका कोई यूज नहीं हो रहा है और लोग जो बड़े परेशान हैं, उसको बाईपास पर भिवानी रोड पे जो बस स्टैंड बनना चाहिए, वो बस स्टैंड है, वहां पे कोई सेक्टर नहीं है, जो बहुत पुरानी डिमांड महम हल्के की है, जिसके ऊपर सरकार की कोई चिंता नहीं है। महम के अंदर जो है ना लगभग 18-19 गांव के स्कूलों की हालत जर्जर, जो मैं बार बार लिख के दे चुका हूं, जिसमें से 10-12 स्कूल तो ऐसे जिसमें बच्चे बैठते भी नहीं और उसके अंदर वो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई उसकी वो नहीं कि उसकी ऑक्शन करके नए स्कूल बनवाने का काम किए जाए। महम के अंदर तो टीचर्स की इतनी भयंकर कमी है जिसके ऊपर कोई सरकार का ध्यान नहीं है, जो मैं अपने सवालों में बार बार सरकार को देता रहा हूं। महम के अंदर जो ना वीएलडीज की कमी है, वेटरनरी डॉक्टर्स की कमी है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महम की जो सड़कों का बुरा हाल है, महम के अंदर पीएचसी सीएचसी जो है उसमें कोई स्टाफ है ही नहीं, जो मैंने कल भी मेरा ये सवाल लग गया था, उसके अंदर कोई, उसके अंदर जो है ना कोई एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड है, कोई भी इक्विपमेंट जो है ना जो मेडिकल से उससे वो नहीं है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर है ही नहीं वर्किंग में, सर्जन है ही नहीं वहां वर्किंग में। तो जितनी डिमांडें हैं, मैंने सारी डिमांडें, और पिछले 2 साल से ये डिमांडें जितनी बार भी हाउस हुआ है, हाउस के पटल में अपने सवालों में मैं उठाता रहा हूं। लेकिन सरकार का जो एजेंडा रहता है, सबका साथ सबका विकास, ये महज एक जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुंडू जी, आपने टाइम की बात करी, टाइम नहीं मिल पाता। सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठकर डिसाइड करते हैं कितने दिन सत्र चलेगा बीएससी की मीटिंग में, उसके बाद वो भी खुद ये कहते नजर आते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया। अगर आपको पहले ही लगता है कि टाइम कम है सेशन का, तो आप उस मीटिंग में डिसाइड कर लेते। देखिए, बीएससी की मीटिंग में तो हमारा जाना तो अलाउड नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें नेता विपक्ष जाते हैं, और नेता विपक्ष की बातों को तो ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आज जिस प्रकार का जिस मोड में रहते हैं, आप सब मेरे से बखूबी जानते हैं। आज ये हरियाणा प्रदेश में बच्चे बच्चे की जुबान पे है, आज विपक्ष नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में है ही नहीं। विपक्ष एक किस्म से सत्ता पक्ष की जो है ना बी टीम के रूप में काम करती है, अन्यथा ये चीजें मात्र 4 दिन का, 4 का क्यों, 3 का ही 2 दिन तो आधा आधा चला है, 3 दिन में, बल्कि 3 दिन आधा आधा चला है, पहले दिन भी आधा था। मात्र 2.5 दिन के अंदर सत्र को खत्म करना, ये अपने आप में नजर आता है। ये 4 दिन 5 दिन तो वैसे देखा, 3 दिन तो आधा हाफ डे था ना, तो 2.5 दिन ही टोटल जो है ना सत्र चला है। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि सत्र की अवधि और ज्यादा होने की, ये भी छोटा है सेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है, 4 दिन की बजाय 5-7 दिन चलना चाहिए। तो वो तो उसमें बीएससी की कमेटी में बैठते हैं, उनके सहमति से वो सारी चीज डिसाइड होती हैं। तो ये सत्र तो आपने देखा होगा कि लगभग 40% विधायक जिनको समय मिलता ही नहीं, नए विधायकों के साथ में स्पेशली वहां पे दोबारा इस प्रकार का वो होता है कि उनको तो समय दिया ही बहुत कम जाता है, क्योंकि जो वो दिग्गज हैं, जो सिर्फ अखबार में टीवी में दिखने के लिए ऐसी जो मुद्दे उठाते हैं वहां पे, जो उसको समय को बर्बाद भी करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जिसमें जो है ना 6-7 लीडर जो कांग्रेस के, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो वहां सिवाय टाइम बर्बाद करने के, टीवी में दिखने के लिए, अखबार में छपने के लिए, सोशल मीडिया में दिखने के अलावा उनका कोई एजेंडा नीति नहीं होती उनको।
वो सदन का जो है 50% समय को बर्बाद करने का काम करते हैं। जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो सारे नए विधायक हैं जो लेके आते हैं, उनके मुद्दों को सुना ही नहीं जाता, उनको तो पहले ही पीछे बैठा दिया। ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। एक जो है ना कोई 5 बार का विधायक उस चीज को उठाएगा जो पहली बार का विधायक नहीं होता। मैं हर एक विधायक को चैलेंज करता हूं, मेरे सामने डिबेट पे बुलाने का उनको न्योता देता हूं, मेरे सामने बैठ के मेरे से ज्यादा मुद्दे प्रदेश के युवाओं के, प्रदेश के हित की बात करते, मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उनका ये चीज को कोई नहीं नजर आता, कोई देखने वाला नहीं है वहां पे। अब आपने अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा भी कि जो मुद्दे आपने उठाने थे, कई सारों का जिक्र किया है। अब ये समस्याएं तो आ गई, आपने गिनवा भी दी, इसके लिए आप कुछ और करेंगे क्योंकि विधानसभा में तो आपको मौका मिला नहीं। देखिए, मैं तो करने में तो मीडिया के सामने बैठा हूँ, आप लोगों, मीडिया वो माध्यम है, वो एक स्तंभ है जो इस बात को, जो राज्यपाल जी को भी मैं अपना ज्ञापन देने की सोच रहा हूँ। अगर ये सारी चीजें उनके भी संज्ञान में लाऊं, लेकिन बेसिक चीज तो जनता को पता करने की। यहाँ पे राज्यपाल जी के भी डाल दूं तो आप सबको पता उसका होना जाना किस में। ये चिंता तो प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के उस युवा को करनी पड़ेगी, और आने वाले समय इसका इलाज तभी हो सकता है जब वो उस प्रकार के युवा पढ़े लिखे, और ये राजघरानों की राजनीति बंद जब तक नहीं होगी, जब तक ये खेल चलता रहेगा। इसका बेसिक फंडा ये है। तो ये चीजें तो आप जो सामने ये बैठी है, ये मीडिया, ये लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। ये जनता को, लोगों को, युवाओं को, उनको जगाने के लिए, उनको ये सच्चाई जानने के लिए जो ना आपके माध्यम से उसको करेंगे। और अगली है ये लड़ाई आज, ये क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में बैठे हैं सारे लोग, ये अपनी मनमर्जी सारा, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप देखेंगे जो भी बिल था, जो करना पास करना इन्होंने किया, किसी की वो चिल्लाते रहे, हम चिल्लाते रहे, या और कोई चिल्लाता रहे, उसका कोई असर नहीं होता इनके ऊपर। एचपीएससी भर्ती घोटाले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चैट कन्वर्सेशन पढ़ा जी। उसके बाद सीएम ये कहते हैं कि आप हमें ये चैट दीजिए, हम इसकी जांच कराएंगे। उसके बाद बैकफुट पे आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं उस चैट के बारे में कितनी सच्चाई है कितनी वो नहीं कहता, लेकिन उसमें तो बली और चीजें बहुत क्लियर हैं। वो घुमा क्यों रहे हो आप एक चीज के ऊपर इश्यू को? उसमें जब एक एचपीएससी के ऑफिस में करोड़ों रुपए का वहां मिलना और वो उसके अंदर बुलाना, इतने कॉन्फिडेंस लेवल से उप सचिव के द्वारा वहां बुलाना, अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी ताकतों का आशीर्वाद रहा हो। नहीं तो कोई अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं एक संवैधानिक पद पे बैठा हूं, उसके अंदर में लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, लेकिन ये सच्चाई है, इतने खुले में रिश्वत नहीं चलती। ऑफिस में हमने कभी नहीं सुना इस प्रकार से इतना बड़ा कोई भार लेता होगा, अपने घर में कुछ करता होगा, लेकिन इस प्रकार से ऑफिस में इतनी मोटी रकम का आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उस बात को डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए। जो एचपीएससी के चेयरमैन हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देना अपने आप में दर्शाता है कि वहां कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा उनको बिठाने का। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस एक बिंदु पे उस चीज को डाइवर्ट करना ये ठीक नहीं है। कुल्लू साहब, फिर नौकरी के मुद्दे को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं आगे? मैं तो चिल्ला ही सकता हूं, आज करने को मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, जिस दिन इस प्रदेश के लोगों ने मुझे करने लायक उस पद पे कभी बैठा पहुंचा दिया ना, उस दिन एक एक का हिसाब लूंगा। ये वादा करता हूं मैं आपको। जिस दिन मैं उस पद पे पहुंच गया, ये तो अपने चुनावी दौर में कहते आए और करते आएंगे, मैं उस दिन करके दिखाऊंगा। इस बात का वादा करता हूं, मेरी बात को नोट कर लेना आप इस बात को। एक एक्साइज पॉलिसी आई थी, उसमें अपडेट किया गया है, कल 25 से 21 साल उम्र कर दी। उस पॉलिसी को कैसे देखते हो आप? देखिए, ये चीजें जो करने की चीजें हैं वो तो ये सरकार कर नहीं रही, और फालतू उलझाने की चीजें इनका करने का काम है। हर साल पता नहीं कितनी कितनी सैकड़ों स्कीमें लाते हैं, पिछलियों को बंद करते हैं, नईयों को जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। ये खेल ऐसे चला रखा है। आपने पीछे जो आए थे तब कितनी चीजें लागू की थी, उनमें से कितनी चीजें आज बंद कर दी। ये इनका चलता रहता है, सिर्फ इतनी ये दिखाने के लिए ये हम नया कर रहे हैं, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये धरातल पे कुछ नहीं होता उन चीजों से।
एक लैंड एक्विजिशन बिल भी पास किया गया है। हाँ जी। वो चौथा काला कानून जो है आप लोगों के द्वारा बताया गया, तो क्या है उस कानून में और किस हिसाब से वो लागू करना चाहिए था, उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए, ये सरकार आई तो यही एक कानून लेके आई थी कृषि के ऊपर, और उसमें किसान की जो भी भूमि मालिक हो उसकी मर्जी से कि बगैर कोई रिक्वायरमेंट वो नहीं कर सकते, यही उसको बदलने का। अभी मैंने जो बात बोली आपको उसका एक एग्जाम्पल आपने खुद ही दे दिया ना। अभी ऐसा कानून लेके जिसमें अपनी मनमर्जी से धक्काशाही करके किसी की जमीन को भी सरकार ले सकती है, वो कानून है। अभी आपने जो आपने खुद ही सवाल ऐसा कर दिया, जो मैंने आपने पूछा था उसका जवाब भी मैंने ये आपने दे दिया। उस कानून को लाने वाली तो बीजेपी थी। उस कानून को लाकर वहां मानेसर की कितनी जमीन, सैकड़ों एक उस जमीन को जो है ना रिलीज करने का काम किया था, बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया था। हम जो है ना किसान की जमीन को धक्के से नहीं खरीदेंगे, और आज जो है ना उस इतना भयंकर कानून ला दिया भाई, बगैर पूछे से किसान को धक्के से किसी भी किसान की जमीन को ले सकते हैं। यही तो है इनका खेल। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।